पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इंडेक्स में सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट जिसने कंप्लीटली एनालाइज किया है दहशतगर्दी की वजूहात को और दहशतगर्दी की रैंकिंग्स को, और बताया है कि दुनिया में कहां पर कितनी दहशतगर्दी हो रही है। मैंने इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ा है। हम इनके ग्राफ्स और चार्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहां पर है, क्यों है, किन ग्रुप्स की वजह से है और दूसरे ममालिक की निस्बत कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। जो चीज़ें मैंने देखी हैं मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है ये देखकर, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि इसकी रूट कॉज क्या है। तो पाकिस्तान 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आया है और दहशतगर्दी के हमलों में पिछले साल के मुकाबले में 45% का इंक्रीज देखा गया है। 545 अमवात हुई थी 2023 में दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अंदर और 2024 में वो 1081 तक पहुंच गई। अब आप देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी नीचे आई है, सोमालिया में उसकी परसेंटेज कम हुई है। अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे कंट्रीज, जिन ममालिक में दहशतगर्दी बढ़ी है उनमें नाइजर है, सीरिया है और पाकिस्तान है, और इसके अलावा बर्किना फासो। ये सारे कंट्रीज बहुत बैकवर्ड कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी अब उनकी लिस्ट में आ चुका है। बर्किना फासो का मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, अफ्रीका के वेस्ट में ये लाया करता है, एक बैकवर्ड कंट्री है जो कि इस वक्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और सारे फ्रेंच ट्रूप्स को उन्होंने मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। तो इस तरह के ममालिक जिनका बुरा हाल है, नाइजर, सीरिया, बर्किना फासो, उनकी लिस्ट में हम शामिल हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि इससे मज़ीद क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, कैसे ट्रैवल बैन्स लग सकते हैं पाकिस्तानियों पर और क्या मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। तो जो दो ममालिक हैं जिनमें पिछले साल के मुकाबले में सबसे बड़ा जंप आया दहशतगर्दी के हमलों में, वो है नाइजर और पाकिस्तान। मतलब बाकी जो बैकवर्ड ममालिक हैं उनकी हालत पहले ही पतली है, तो उनका इंक्रीज इतना सिग्निफिकेंट नहीं था जितना पाकिस्तान का है। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप लगा है और हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, और 10 साल बाद हमने ये दूसरी पोजीशन हासिल की है। 2011 से 14 तक भी हम दूसरे नंबर पर थे। उस वक्त ये इंडेक्स शुरू हुआ था और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी पीक पर थी, जब जरदारी की हुकूमत थी और आर्मी की कमांड अशफाक परवेज कियानी के हाथ में थी। तो उस वक्त हमने देखा कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हुआ और इन्होंने बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च किए, ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, सवात में, वजीरिस्तान में। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आती है तो रहील शरीफ के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और 2014 में APS अटैक के बाद हमने बहुत हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। तो 2014 के बाद देखें हमारी पोजीशन थोड़ी बेहतर होती गई। हम चौथे नंबर पर आए, फिर 5वें पे आए, फिर 8वें पे आए और 2020-21 में हम 9वें नंबर पर चले गए थे दूसरे से। मतलब बहुत बेहतरी आई थी दहशतगर्दी के इंडेक्स में। और इंडेक्स इसी तरह बनता है, फैक्ट्स को देखकर बनता है, रियलिटी को देखकर बनता है। वो पूरा हिसाब लगाते हैं कितने दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कितने लोग उसमें मारे गए हैं। तो 2021 तक हम 9वें नंबर पर आ चुके थे। ये वापस फिर हम 7वें नंबर पर आए, फिर 2022 में चौथे पे आए और 2024 में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, वही 10 साल पुरानी पोजीशन पर। मतलब बैक टू स्क्वायर वन। जो हमने इतनी कुर्बानियां दी, जो हम बड़ी बात करते हैं कि जी हमने लाख बंदा मरवा लिया, 80,000 बंदा शहीद हो गया, तो क्या फायदा हुआ उसका कि आज फिर हम 10 साल बाद उसी पोजीशन पर खड़े हैं जहां डेडली अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तानियों पर। अब इसमें बताया कि जो मेन दहशतगर्द ग्रुप है जिसने पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं वो है टीटीपी की हिस्ट्री और इनकी कार्रवाइयों के हवाले से हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह इनका राइज हुआ था और इनकी क्या टैक्टिक्स हैं, ये किस तरह अपने ऑपरेशन करती है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि टीटीपी की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर होती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने कई स्ट्राइक्स भी की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और 96% उनके अटैक्स केपी में हुए हैं 2024 में। जो फ़र्क आया सबसे बड़ा, जो दहशतगर्दी की लहर हमने पहले देखी थी 2008 से 14 वाली, उसमें टीटीपी पूरे मुल्क में धमाके करती होती थी, और उसके बाद जब उन पर ऑपरेशन हुआ तो वो अफ़गानिस्तान भाग गए,
गए और पाक अफगान बॉर्डर का जो पोरस रीजन है उसका फ़ायदा उठाते हुए वो डिफरेंट गारों वगैरह में छुप गए। और जैसे ही अफगान तालिबान की हुकूमत आई 2021 में, जो इनके आइडियोलॉजिकल भाई हैं, उसके बाद इनकी कार्रवाइयों में शिद्दत देखी गई है। और एक और बहुत बड़ा फ़र्क हमने टीटीपी की कार्रवाइयों में देखा है, जो कि ये रिपोर्ट भी बताती है कि 10 साल पहले जो दहशतगर्दी की वेव थी उसमें ये ज़्यादा सिविलियंस को भी निशाना बनाते थे, मिलिट्री पर्सनल के साथ या पुलिस ऑफिसर्स के साथ। अब इनका टारगेट ज़्यादा मिलिट्री और पुलिस ऑफिशियल्स हैं। 51% आर्मी पर्सनल को इन्होंने निशाना बनाया है और 16% अटैक इन्होंने पुलिस पर किए हैं और इसी तरह 16% सिविलियंस पर, ये पिछले 1-2 सालों में। इसमें जत्थे की सूरत में आर्म्ड अटैक्स और बम धमाके इनकी मेन टैक्टिक्स हैं और ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इन्होंने नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में की हैं। टॉप कंट्रीज की बात करें तो बर्कीना फासो नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 2 है, सीरिया नंबर 3 है, माली 4 है, नाइजर 5वें पर है, नाइजेरिया 6ठे पर है, सोमालिया 7वें पर है, 8वें पर इजराइल है और 9वें पर अफगानिस्तान। और इंटरेस्टिंगली ये रिपोर्ट बताती है कि इवन अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी के हमलों में कमी देखी है। मैंने जितने भी ग्राफिकल मैप्स देखे हैं इस रिपोर्ट के, तो पता चलता है कि बर्कीना फासो जो नंबर 1 पर है और पाकिस्तान नंबर 2, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से अफेक्टेड एरियाज किसी भी मुल्क के नक्शे पर इन 2 कंट्रीज में है। या आप देखें बर्कीना फासो में कितनी ज़्यादा जगहों पर दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं और पाकिस्तान का ये सारा वेस्टर्न रीजन आप देख लें, पूरा पाक अफगान बॉर्डर, ये केपी का बहुत ज़्यादा रीजन और बलोचिस्तान के सेवरल पार्ट्स, पंजाब और सिंध काफ़ी हद तक महफूज हैं दहशतगर्दी से, ये मैप आपको बता रहा है। और बलोचिस्तान में कोयटा का रीजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है दहशतगर्दी से। सीरिया, माली, उनमें भी काफ़ी जगहों पर शोरिश है। नाइजर में बहुत लिमिटेड इलाके हैं जहां पर मसले मसाइल हैं और नाइजेरिया में भी कुछ एरियाज हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जहां पर मसले मसाइल हैं। सोमालिया में भी छोटी छोटी पॉकेट्स हैं इलाकों की जहां पर मसले हैं। जबकि पाकिस्तान और बर्कीना फासो की बात करें तो बड़े एरियाज, लार्जर एरियाज अफेक्टेड हैं दहशतगर्दी से। मतलब पूरे सूबे ही हमारे अफेक्टेड हैं। ये नहीं है कि कोई एक एरिया, कोई एक शहर, पूरे सूबे। और ये देखें कितना बड़ा जंप आया है पिछले 2 सालों के मुकाबले में और वापस 2011 से 14 वाली कैफियत में पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है तब से टीटीपी के हमलों में तेजी देखी गई है। मिलिटेंट ग्रुप्स जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और जिनकी पाक अफगान बॉर्डर और अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान के अंदर। और टीटीपी के हमलों में 91% तक इजाफा देखा गया है, जो 2009 के मुकाबले में इस ग्रुप को सबसे एक्टिव बनाता है। यानी इससे ज़्यादा एक्टिव टीटीपी 2009 में थी। अफगान तालिबान के आने के बाद टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर पर एक ऑपरेशनल फ्रीडम मिली है, ये रिपोर्ट कहती है, जो कि इनको अलाउ करती है कि वो पाकिस्तान में खुलकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर सकें। इसके अलावा बीएलए का भी जिक्र है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कि उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दाना हमला किया 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर। ये रिपोर्ट लिखती है कि बीएलए और बीएलएफ ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी से फ़ायदा उठाते रहते हैं और इनकी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में कई 100% तक इजाफा देखा गया है। बीएलए पाकिस्तान में सीपैक को भी निशाना बनाती रहती है और पाकिस्तानी सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं बलूचिस्तान के अंदर उनको ओपनली अपोज करती है। तो ये जो डुअल थ्रेट है टीटीपी और बीएलए का, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है, जिसने पाकिस्तान की पोजीशन को पूरी दुनिया में ख़राब करके रख दिया है। और साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि इट रिक्वायर्स अ कम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक मेजर्स। यानी मिलिट्री स्ट्रेटजी पर आपको रिव्यू करना चाहिए, आपको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर रिव्यू करना चाहिए और सोशो इकोनॉमिक मेजर्स, यानी लोगों को रोज़गार देना होगा। लोगों को जो आपने नाराज़ किया हुआ है, इसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा होता चला जा रहा है। ये एक रिएक्शन के तौर पर भी हो रहा है और सरकार के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है और ये तो हमने कई वीडियोज़ में जिक्र किया हुआ है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। सरकार का ज़्यादातर फोकस क्या होता है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको पकड़ लो, उनको जेलों में बंद कर दो, उन पर डंडे बरसाओ, उन पर गोलियां चलाओ, उनके घरों को तोड़ दो। जबकि दहशतगर्दी का चैलेंज इनको मुंह चढ़ा रहा है। डेली बेसिस पर हमारे कितने सोल्जर शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन सरकार की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का फुकदान है और सरकार की स्ट्रेटजी सिर्फ मीडिया पर ही नजर आती है कि किस तरह मीडिया पर अपने आप को ग्लोरीफाई करना है, एड्स चलाने हैं और दिखाना है कि सब अच्छा है। अब इससे नुकसान क्या होगा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को? एक तो आपकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो ख़राब होती है, आपकी इज़्ज़त, दुनिया आपको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखती।
एक बार फिर हम पर दहशतगर्दी के लेबल्स लग जाएंगे जो 2009-10 में लगे थे। और आपको याद है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, एम्बेसडर से मेरा मतलब ये है कि स्पोर्ट्स के लोग, आपके एंटरटेनमेंट के लोग, अदाकार, खिलाड़ी, ये बेचारे कितना ज़्यादा एफर्ट करते थे बाहर जाकर कि दुनिया को बताया जाए कि हम एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है। जब एसामुल हक यूएस ओपन्स के फाइनल में थे रोहन बोपन्ना के साथ, तो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया स्पीच में कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, क्योंकि हम पर एक लेबल लग चुका था। यूके में कोई अटैक होता था, यूएस में कोई अटैक होता था तो पाकिस्तानी का नाम आता था। तो उसके बाद चीज़ों में बहुत हद तक बेहतरी आई है। इमेज बिल्डिंग पर तो हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन एक्चुअलिटी में हम देखें, हम वापस उसी पोजीशन पर चले गए हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपका ओवरऑल परसेप्शन ख़राब होगी, आपके मुल्क का एक नेगेटिव इमेज जाएगा। और जब नेगेटिव इमेज जाता है तो ना ही इन्वेस्टमेंट होती है और ना ही आपको फिर वीज़ाज़ मिलते हैं। और अभी आपने ये खबर देखी होगी कि एक ट्रैवल बैन लगने जा रहा है पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान पर। और कुछ ममालिक हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली हुकूमत के दौरान कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगाया था। उनमें क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल थे। और इस बार वो अफगानिस्तान को भी उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है वो एक लिस्ट तैयार कर रही है डिफरेंट कंट्रीज़ की। उसमें ये जो मैंने आपको ममालिक बताए जिन पर 2018 में बैन लगा था, एक होगी रेड लिस्ट, जिनके शहरियों पर एक ब्लैंकेट बैन होगा कि वो यूएस ट्रैवल कर ही नहीं सकते। फिर डिफरेंट और लिस्ट होंगी, एक ऑरेंज लिस्ट होगी, एक ग्रे लिस्ट होगी और कुछ तज्जियों के मुताबिक पाकिस्तान को शायद ऑरेंज लिस्ट में डाला जाए। अब वो लिस्ट क्या होगी, उसमें सब लोगों को वीज़ाज नहीं मिलेंगे अमेरिका के, बहुत ही लिमिटेड किस्म के वीज़ाज मिलेंगे। उन कंट्रीज़ की ओपन एक्सेस को कर्टेल किया जाएगा, यानी लिमिट किया जाएगा, लेकिन कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं लगेगा। और पाकिस्तान भी प्रॉब्लम उन्हीं कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। ये तो मीडिया आपको बहुत ज्यादा हाइप के साथ बताता है कि जी ट्रैवल बैन लग गया, ये लग गया, वो लग गया। पढ़ते ये ज्यादा है नहीं, जो किसी दूसरी आउटलेट ने कवर किया होता है उसी को मनोवन छाप देते हैं, अंदर डिटेल में नहीं जाते ये लोग। तो पाकिस्तान को ऑरेंज ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ वीजाज इशू किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बिजनेस लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया ना कि जो $5 मिलियन लगाएगा उसको हम गोल्डन वीज़ा दे देंगे फ़ौरन। तो या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस प्रपोजल हो, तब आपको वीज़ा मिल सकता है, बट नॉट इमिग्रेंट्स और टूरिस्ट। इमिग्रेंट्स या टूरिस्ट भूल जाएं आप। और जिनको वीज़ाज दिए जाएंगे उनकी भी बहुत सख्त स्क्रूटनी होगी और वीज़ा की लेंथ को भी शॉर्ट किया जाएगा। इन पर्सन इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे और बहुत सख्त किस्म के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। ये उन ममालिक के साथ होगा जिनका दहशतगर्दी का इंडेक्स ख़राब है, जिनकी ओवरऑल रेपुटेशन ख़राब है या जिनके यूएस से ताल्लुकात ख़राब हैं। तो इनमें वो ममालिक होंगे जो मैंने अभी आपको लिस्ट में बताए हैं, और वो जो 2017-18 में डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल थे। वेलकम टू द इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये हाल किया है आपकी सरकार ने, आपके साथ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन्होंने ज़ीरो कर दी है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी में हमें टॉप पर पहुंचा दिया है और अब यूएस के वीज़ाज भी नहीं मिलेंगे। हर तरह की अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो रही है पाकिस्तानियों के लिए। मतलब अगर कोई कच्चे जहन का बंदा ये समझता है ना कि पाकिस्तान से भाग जाना ही मसलों का हल है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आपके मुल्क के हालात इस तरह के होंगे ना, तो फिर कोई दूसरा भी नहीं एंटर करता आपको। आज क्यों जर्मन पासपोर्ट पावरफुल है, आज क्यों जैपनीज पासपोर्ट पावरफुल है, आज क्यों स्कैंडिनेवियन पासपोर्ट पावरफुल है? क्योंकि उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपनी इमेज पर काम किया है, टेक्नोलॉजी पर काम किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम किया है। यहाँ पर आपने किस चीज़ पर काम किया है? लोगों को आपने तरबियत नहीं दी, एजुकेशन स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़राब है, HEC का बजट आप कम करते रहते हैं। उससे क्या होता है फिर, जब लोग फटीचर एजुकेशन हासिल करते हैं तो बाहर के मुल्कों में जाकर वो वही हरकतें करते हैं जिससे अब पूरा अरब तंग आया हुआ है। वो वहाँ पर भीख मांगते हैं, लड़कियों की वीडियोस बनाते हैं और चोरी चकारी करते हैं, और इसकी वजह से आपके जो सो कॉल्ड दोस्त ममालिक हैं वो भी आपको वीज़ा नहीं दे रहे, ये UAE, सऊदी अरब वगैरह। तो अमेरिका तो फिर दूर की बात है। तो आपके जो एक्शंस है ना, वो पूरी दुनिया देखती है। उन्होंने जब आपको एंटर करना है अपने मुल्क में, वो पूरा छानबीन करते हैं। उनके पास भी ये रिपोर्ट होती है कि इस मुल्क की क्या रैंकिंग है, यहाँ पर लोग कैसे हैं, इनकी क्या रेपुटेशन है। उन्होंने आपको क्या हंस के वीज़ा दे देना है? अब आप पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते। तो इसका एक ही हल है कि हम इस मुल्क को बेहतर बनाएं। मतलब जो हमारी बेस है, जो फाउंडेशन है, उसको दुरुस्त करना होगा। करप्ट लोगों की सपोर्ट को ख़त्म करना होगा। ये जो हमारे लोग फ़ौरन इन फ्लैशी एड्स से बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं कि बड़ा काम हो रहा है जी, कोई काम नहीं हो रहा।
पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेके जाया जा रहा है। ये काम हो रहा है और इसमें ये जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं ये इसका मुंह बोलता सबूत हैं। लेकिन हुकूमत दावे करेगी कि हमने वो कर दिया है जो आज तक नहीं हो पाया। वाकई इन्होंने वो कर दिया है जो आज तक नहीं हो पाया या आज से 10 साल पहले था। दहशतगर्दी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। वीज़ा हमें नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होगी। तो ये हम पर भी डिपेंड करता है कि हमने किस तरह अपने मुल्क को बेहतर करना है। अपनी ज़िंदगी में आप सिर्फ जॉब करते हैं या पैसे कमाते हैं, इससे बड़ा भी एक पर्पज़ होता है और वो पर्पज़ होता है कि अपनी कम्युनिटी की बेहतरी, अपने मुल्क की बेहतरी। क्योंकि आपके आसपास आपकी सराउंडिंग, आपका मुल्क सही होगा तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा। हम अपना काम सही तरीके से करें, एक दूसरे के साथ जो लेन देन है वो सही रखें और करप्ट लोगों की सपोर्ट को हम ख़त्म करें जिन्होंने पाकिस्तान का आज ये हशर कर दिया है। तो अब एक ही हल है कि अपने लोकल हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। बाकी दुनिया में भी अब हालात इतने अच्छे नहीं रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क की बदहाली से बचकर बाहर भागना चाहें और दूसरे आपको गले लगा लें। वो कहते हैं कि तुम जहां से आ रहे हो वो तुम्हारी तरबियत को डिफाइन करती है, इसलिए वो भी फिर अपनी मर्जी से लोगों को वीज़ा देते हैं, उन कंट्री के लोगों को वीज़ा देते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता। तो मिलकर हम सब ने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर लिया है। अब इंजॉय करें। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो जा सकता है कहीं भी। आप और मेरे जैसे लोग अभी इधर ही गले सड़ेंगे, इन्हीं लोगों का सामना करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को ब्लैंकेट ट्रैवल बैन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिसमें कोई बंदा भी यूएस का ट्रैवल नहीं कर सकता, या पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट या इस टाइप की किसी लिस्ट में रखा जाएगा जिसके अंदर बहुत टाइट स्क्रूटनी होगी। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।